तो शुरुआत करते हैं लीव ऑफ टू नेम पार्ट 16 की। यूनक्योंग ने हेम से ब्रेकअप कर लिया होता है, बट वो उससे बोल रही होती है कि अगर तुम जोशन जाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी, बट तुम मुझे 3 दिन का वक्त दो। हेम उसकी बात मान जाता है। अगले दिन वो दोनों घर पे होते हैं। तो फिर वहाँ पर हेम यूनक्योंग का एक स्केच बना रहा होता है अपने फ़ोन में। यूनक्योंग वो स्केच देख लेती है बट उसे पहचान नहीं पाती। फिर वो हेम से बोल रही होती है, क्या तुम जोशन डायनेस्टी में किसी और लड़की से मिले थे, बट ये इतने सुंदर नहीं है। तभी हेम बोलता है कि ये तुम्हारा स्केच है। तो फिर यूनक्योंग बोल रही होती है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है। कुछ देर बाद यूनकोंग वहाँ पर कुछ बुक्स लेकर आती है और हेम को यहाँ की मेडिसिन के बारे में बता रही होती है। उसके बाद वो रात को दोनों साथ में मूवीज देखते हैं। फिर अगली सुबह वो दोनों स्टोर पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। सारा सामान लाने के बाद वो दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। फिर वो सारे साथ में खाना खा रहे होते हैं। कुछ देर बाद यूनकोंग अपने रूम में जाती है और वहाँ से तैयार होकर बाहर निकलती है। फिर वो सारे साथ में मिलकर फैमिली फोटोज ले रहे होते हैं। अगली सुबह हेम हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर वो यूजेहा से मिल रहा होता है। यूजेहा पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो उसे बता रहा होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझ पे एक्यूपंक्चर अप्लाई करो। फिर यू जो है एक्यूपंक्चर अप्लाई कर रहा होता है और हेम उसे बता रहा होता है कि तुम्हें कैसे करना चाहिए। यू जो है हेम से पूछ रहा होता है कि तुम एक्यूपंक्चर अप्लाई करने में इतने अच्छे कैसे हो और तुमने ये सब कब शुरू किया। फिर हेम बता रहा होता है कि मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे पेशेंट को ठीक कर चुका हूँ। इसी वजह से मेरी थंब और फिंगर में फिंगरप्रिंट्स भी नहीं हैं। फिर वो यूं है कि और देख रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनोगे। फिर यूजिया बोल रहा होता है, क्या तुम कहीं जा रहे हो? तो फिर यंगकोंग को क्या होगा। हेम बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि अब से तुम यंगकोंग का ख्याल रखो। यूजिया पूछ रहा होता है, क्या तुम मुझसे यही बात करने आए थे? तो फिर हेम मना करते और बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे एक और हेल्प चाहिए। रात को यंगकोंग अपने रूम में होती है। तो फिर ग्रैंडफादर उसके रूम में जाकर वो देख रहे होते हैं कि वो वहाँ पर रो रही होती है। यंगकोंग ग्रैंडफादर से बोल रही होती है कि मैं हेम के साथ जोशन जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? तो फिर ग्रैंडफादर कुछ भी नहीं बोल रहे होते, बट यंगकोंग बार बार बोल रही होती है कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। उनके रूम के बाहर हेम भी खड़ा होता है और ये सब सुन रहा होता है। हेम भी ये सब सुनकर रोने लग जाता है। तो फिर ग्रैंडफादर बाहर आते हैं और वो उसकी ओर देख रहे होते हैं और वो भी वहाँ से ले आते हैं। फिर उसके बाद हेम यंगकोंग के रूम के अंदर जाता है। रूम में पहुंचने के बाद वो यंगकोंग को चुप कराता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे टीयर्स को याद रखना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी स्माइल को याद रखना चाहता हूँ। फिर वो यंगकोंग को किस करता है और उसके बाद वो बाहर चला जाता है। बाहर एक जगह पर बैठकर वो सारे पल याद कर रहा होता है जो कि उसने यंगकोंग के साथ बिताए होते हैं। हेम बहुत ज़्यादा उदास होता है। फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और अंदर जाकर अपने जोशन डायनेस्टी के कपड़े पहनता है। फिर वो आखिरी बार सबसे मिल रहा होता है। फिर वो गार्डन में पहुंचता है और वहाँ पर उसका यंगकोंग वेट कर रही होती है। वो यंगकोंग को बोल रहा होता है कि थैंक यू, तुम मेरी इस ट्रेन डेस्टिनी का पार्ट बनी और मुझे माफ़ कर दो कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर वो एक निडल निकालता है और यंगकोंग उसकी हेल्प करती है उसके हर्ट में डालने में, और इसके बाद हेम जोशन डायनेस्टी पहुंच जाता है। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत गए होते हैं और जोशन डायनेस्टी में वॉर स्टार्ट हो जाता है। हेम कई सारे लोगों का इलाज कर पा रहा होता है क्योंकि उसने यंगकोंग से बहुत सारी नई टेक्निक सीख ली होती हैं, बट फिर भी वो कुछ लोगों को नहीं बचा पा रहा होता। हेम बोल रहा होता है कि अगर यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी होती तो फिर मैं शायद इन सबको बचा पाता, बट लगता है कि ये मेरी फेट का हिस्सा है कि मैंने नहीं बचा पाऊँगा। बट मैं हार नहीं मान सकता हूँ क्योंकि ऐसे कई और भी लोग हैं जो कि मेरा वेट कर रहे हैं ताकि मैं उनकी हेल्प करूँ, उन्हें बचाऊँ। जैसे और मैं यंग पेशेंट की सर्जरी कर रही होती है, बट वो पेशेंट को नहीं बचा पाती। फिर वो बोल रही होती है कि हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, फिर भी मैं इसे नहीं बचा पाई। ज़रूरी नहीं कि हम हर बार पेशेंट को बचा पाएँ, बट कभी कभार मिरेकल्स हो जाते हैं जिन्हें कि हम भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं लाइफ और डेथ प्रीडेस्टिनेड है, बट डॉक्टर यहाँ पर हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि वो हर एक पेशेंट की जान बचा सके। जिनके ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाती है और वो हेम को याद करके पूछ रही होती है कि आज तुमने कितनी डेथ को फेस किया है। कुछ साल बीतने के बाद जोशन डायनेस्टी में अब वॉर खत्म हो गया होता है। वहाँ की जो हालत होती है पहले से काफ़ी अच्छी हो गई होती है। एक दिन एक आदमी आता है हेम के पास ताकि वो पेशेंट का इलाज कर सके। जब वो पेशेंट का इलाज करने के लिए जाता है तो फिर वो पेशेंट होता है मिनिस्टर ऑफ वॉर। वॉर मिनिस्टर पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। फिर हेम उसे अपना नाम बताता है। तो फिर वॉर मिनिस्टर गुस्से में बोल रहा होता है कि मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ कि मैं अपने मरने से पहले तुम्हें नहीं मार पाया। हेम बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इलाज करने के लिए आया हूँ, क्या मैं तुम्हारी पल्स चेक करता हूँ? तो फिर मिनिस्टर बहुत मना करता है और वो बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर प्लान बनाकर आए हो ताकि तुम मुझे ह्यूमिलेट कर सको। तुम्हें तो बहुत ही सुकून मिल रहा होगा मेरी ये हालत देखकर। फिर हेम को याद आ रहा होता है कि जब मिनिस्टर ऑफ वॉर डूचल के भाई को पिटवा रहा था तो फिर तब इसने अपने हाथ पैर जोड़ के विनती की थी, बट फिर भी ये मिनिस्टर ऑफ वॉर नहीं माना था। हेम बैठ जाता है और वॉर मिनिस्टर की पल्स चेक कर रहा होता है। तो फिर पैर चेक करने के बाद वो अपने मन में बोल रहा होता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, अब मैं जान तो नहीं बचा सकता बट मैं इनका पेन कम कर सकता हूँ। फिर वो एक्यूपंक्चर अप्लाई करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सियोल में हॉस्पिटल में एक पेशेंट आई होती है जो कि एक छोटी लड़की होती है। तो फिर जब उसे नर्स खाना दे रही होती है फिर वो खाना खाने से इनकार कर देती है। योंगम वहाँ पर पहुँचती है और वो कैफेटेरिया वालों को कॉल करती है और बोल रही होती है कि इस लड़के के लिए दूसरा खाना लेकर आओ। रात को वो लड़की अपने कपड़े पहनती है और हॉस्पिटल से बाहर जा रही होती है,
बट यनकुंग उसे देख लेती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, कुछ ही दिनों में तुम्हारी सर्जरी है। वो लड़की यनकुंग से बोल रही होती है क्या तुम मुझे रोकोगी। यनकुंग मना कर देती है, बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मेरे पास कार भी है। उस दिन बीतने के बाद जो हॉस्पिटल के चेयरमैन होते हैं वो एक नए हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करते हैं और वो हॉस्पिटल खुलवाया होता है ओहारा के पेरेंट्स ने। चेयरमैन यनकुंग से मिल रहे होते हैं, फिर यनकुंग उनसे बोल रही होती है कि मुझे ओहारा की मॉम ने बोला है कि ये जो हॉस्पिटल है ये खास तौर पर उन बच्चों के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। फिर आपको ये हॉस्पिटल अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं करना है बल्कि लोगों की भलाई के लिए करना है। और ये कहकर वो बाहर चली जाती है। बाहर पहुंचकर वहाँ पर यू जो है होता है यनकुंग से मिलने के लिए। फिर वो यनकुंग से बात कर रहा होता है और उसे वेडिंग का इनविटेशन दे रहा होता है। यनकुंग पूछ रही होती है कि ये किसका है, तो फिर यूजया बता रहा होता है कि ये उसी बैगर का है। अब वो बैगर एक गार्ड की नौकरी करने लग गया और जो उसका बेटा उसकी शादी है उसी का कार्ड है। यनकुंग यूजया की ओर देख रही होती है और बोल रही होती है कि तुम ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जा रहे हो और वीक में 2-3 बार, ये बहुत ही अच्छी बात है। यूजया बोल रहा होता है कि मैं वहाँ पर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे हेम ने बोला है। पहली बार तो मैं इसलिए गया था क्योंकि मुझे हेम ने बोला था, बट अब मुझे वहाँ पर जाना पसंद है, इस वजह से मैं जाता हूँ। अब मेरे एक्यूपंक्चर के स्किल भी काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं और मैं उसे दिखाना चाहता हूँ बट मैं दिखा नहीं सकता हूँ। यनकुंग बोल रही होती है कि मुझे पूरा यकीन है जब हेम तुम्हारे बारे में सुनेगा तो भी वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। जोशन डायनेस्टी में हेम इंस्टीट्यूट दोबारा ओपन हो गया होता है और वहाँ पर हेम सबका इलाज कर रहा होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर हेम से मिलने के लिए वो जैपनीज़ का जर्नल आता है। हेम उसका नाम ले रहा होता है तो फिर वो जनरल बोल रहा होता है कि अब मेरा वो नाम नहीं है, मैंने अपना नाम चेंज कर दिया, अब मैं भी एक कोरियन बन गया हूँ। मैंने सुना कि तुम वॉर के दौरान जगह जगह पर जा रहे थे और लोगों का इलाज कर रहे थे और वैसे भी आज मैं तुम्हारी वजह से ज़िंदा हूँ तो फिर मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। फिर वो हेम से यनकुंग के बारे में पूछ रहा होता है और कह रहा होता है कि वो कैसी है और कहाँ पर है। हेम बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता। जनरल हेम से बोल रहा होता है कि अगर तुम अगली बार उस लड़की से मिलो तो फिर तुम उसे बताना है कि तुम्हारे मिलने से तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज हुई उससे। फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर उसके बाद हेमंसू को घाट में जाता है और याद कर रहा होता है कि जब वो पहली बार यहाँ पर यनकुंग को लेकर आया होता है। फिर वहाँ पर योनी पहुँच जाती है और वो हेम से पूछ रही होती है कि मैं मेडिसिन के बारे में कब सीखूंगी। हेम बोल रहा होता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा मेडिसिन के बारे में। फिर बाद वहाँ पर मास्टर हेजुन आते हैं तो फिर हेम उनसे पूछ रहा होता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको तो पैलेस में होना चाहिए। तो फिर मास्टर हेजन बोल रहे होते हैं कि किंग की हालत ख़राब हो गई है तो फिर तुम्हें उनका इलाज करना होगा और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम करना चाहते हो या फिर नहीं। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन हेम पैलेस जा रहा होता है किंग का इलाज करने के लिए, बट उससे पहले वहाँ पर एक आदमी आता है और वो अपने साथ में अपने बेटे को लेकर आया होता है और वो हेम से बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम इसका इलाज कर दो। हेम के साथ में जो आदमी आया होता है पैलेस से उसे लेने के लिए, तो फिर वो उस आदमी से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये हमारे साथ जा रहा है पैलेस में। बट हेम जाने से मना कर देता है। फिर वो उस लड़के को अंदर ले जाता है। पैलेस से आदमी आया होता है, वो हेम से बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम पैलेस नहीं जाओगे किंग का इलाज करने के लिए, वो हमारे किंग है, तुम्हें उनका इलाज करना होगा। बट हेम मना कर देता है और बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि किंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने लोगों की सुरक्षा करे। अगर आज वो किंग बना है तो फिर इन्हीं लोगों की वजह से बना है, अगर ये लोग नहीं होंगे तो फिर वो किंग भी नहीं होगा। हेम रूम में जाता है, उस लड़के की पर्स चेक कर रहा होता है। फिर वो देखता है कि उसकी चेस्ट पर एक बहुत बड़ा कट होता है। टूल बॉक्स में से एक निडल निकालता और साथ में एक थ्रेड, फिर उस लड़के के स्टिचेस लगा रहा होता है जहाँ पर वो कट लगा होता है। उस लड़के का इलाज करने के बाद वो पैलेस जाता है तो फिर वहाँ पर जो मिनिस्टर होते हैं वो हेम पे गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर किंग उन सबको शांत कराता है और हेम से पूछ रहा होता है क्या तुमने उस लड़के की जान बचा ली, तो फिर हेम हाँ बोलता है। किंग हेम से बोल रहे होते हैं कि तुम मेरा इलाज करने के लिए आए हो बट मुझे तुम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं, जो कि तुमने पिछली बार किया था उस वजह से। वहाँ पर मास्टर हेजन भी होते हैं तो फिर वो किंग से बोल रहे होते हैं कि मुझे एक्यूपंक्चर के बारे में उतना मालूम तो नहीं है बट मुझे ये पता है कि बाकी सारे डॉक्टरों से हेम बहुत ही बढ़िया है। किंग उसकी बात मान जाते हैं। फिर हेम किंग के पास जाता है और पर्स चेक कर रहा होता है। तो फिर कुछ देर के लिए वो किंग से बात करने लग जाता है और उन्हें वॉर के बारे में बता रहा होता है कि लोगों के साथ क्या क्या हुआ था। ये सब बताने के बाद फिर वो किंग पर एक्यूपंक्चर अप्लाई करता है और उसके बाद किंग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगले दिन हेम इंसो में मिनिस्टर आते हैं और वो हेम के लिए रॉयल कमांड लेकर आए होते हैं और उसे रॉयल इन्फॉर्मरी का डॉक्टर बना दिया जाता है। कुछ देर बाद मास्टर हेजन उससे मिलने के लिए आकर पूछ रहे होते हैं अब तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ये मना करता बोल रहा होता है कि किंग मुझे ऐसे ट्रीट इस वजह से कर रहा है क्योंकि मैंने उसकी एक छोटी सी बीमारी ठीक कर दी है, ना कि इसकी वजह से कर रहा है कि मैंने एक वॉर में बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। मास्टर हेजन बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए गिफ्ट बिल्कुल बढ़िया है। फिर हेम बोल रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत जल्दी कैचअप कर लूँगा। मास्टर हेजन मना करते बोल रहे होते हैं कि मैं तुमसे 3 लेवल ऊपर हूँ। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। इधर सियोल में यनकुंग हॉस्पिटल में होती है और उसे हेम की याद आ रही होती है और ऐसे ही हेम को जोशन डायनेस्टी में यनकुंग की याद आ रही होती है। रात को हेम डोंग मैगे से मिल रहे होते हैं और उसे कुछ बुक्स दे रहे होते हैं। फिर वो उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अगले साल के मेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। डोंग मैगे उदास हो जाती है। फिर हेम बोल रहे होते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हमेशा से ये साइड वर्क करो, मैं चाहता हूँ तुम एक रियल डॉक्टर बन जाओ। डॉम मैकगे बोल रही होती है कि आप मुझे डॉक्टर इस वजह से बनाना चाहते हो क्योंकि आपने दूसरे वर्ल्ड में देखा कि वहाँ पर लड़कियाँ भी डॉक्टर बन सकती हैं। एम बोल रहा होता है कि तुम ऐसा कह सकती हो बट तुम्हें ये सब चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो फिर वहाँ पर लड़का आता है जिसकी कि हेम ने जान बचाई होती है। फिर वो हेम के लिए कुछ खाना लेकर आया होता है और खाना देने के बाद
वो डोंग मैगी के पास जाता है। तभी हेम देखता है कि जहाँ पर डोंग मैगी और लड़का खड़े होते हैं तो फिर उनके पीछे कई सारी कवड़ होती हैं और अचानक से उनमें से कवड़ हिल जाती है और वो एक एक करके गिरने वाली होती है उन पर। हेम वहाँ पर पहुँच जाता है, उन दोनों को बचा लेता है, बट इसी बीच वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। सियोल में योनक्योंग ने डॉक्टर के साथ मिलकर एक कैंप लगाया होता है और वहाँ पर वो गरीब लोगों का इलाज कर रही होती है। फिर वहाँ पर दो लेडीज आती है, आपस में बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि वहाँ पर एक हिस्टोरिकल ड्रामा शूट हो रहा है। पहले तो युनकुंग की बात इग्नोर करती है, फिर जब वो आगे बढ़ती है तो फिर वो देखती है कि उसके सामने हेम खड़ा होता है। युनकुंग हेम के पास पहुंचती है और देख रही होती है कि हेम की बॉडी पे बहुत सारी चोटें लगी होती है। फिर वो पूछ रही होती है कि तुम्हें ये सारी चोट कैसे लगी। हेम बोल रहा होता है कि मैं किसी से मिलने के लिए जा रहा था और मैं अपनी बाइक से गिर गया, इस वजह से मुझे सारी चोटें लग गई। युनकुंग उसकी चोट पर बैंडेज लगा रही होती है। हेम युनकुंग की ओर देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो कि मैं इतनी लेट आया। इसके बाद वो दोनों घूम रहे होते हैं। हेम पूछ रहा होता है क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। युनकुंग बोल रही होती है क्या यहाँ पर तुम कुछ ही देर के लिए रुकने वाले हो। हेम बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ अब यहीं पर रहूँगा। तो फिर युनकुंग मना करते हुए बोल रही होती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए राज़ी हूँ। हेम पूछ रहा होता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो फिर युनकुंग बोल रही होती है कि बॉयफ्रेंड तो नहीं है, बट मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं। हेम कंफ्यूज होता है और बोल रहा होता है कि ये बॉयफ्रेंड और मेल फ्रेंड में क्या फ़र्क होता है, मुझे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो दोस्तों यही खत्म होता है ये ड्रामा। हम आपको मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए ड्रामे के साथ।